Hello everyone, I am Satish Rajput, teacher and special educator. Welcome to the channel MCQ Mantra. आज हम लोग पीआरटी के लिए केवीएस एनवी स्पेशल एजुकेटर का जो एग्जाम होने वाला है टीयर 2 का, उसके लिए एनईपी 2020 द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग आप लोगों की जितने भी एमसीक्यू हैं चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। ये सेट 3 है और एनईपी 2020 के टोटल 50 क्वेश्चंस देखेंगे। 50 क्वेश्चंस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनईपी 2020 रिप्लेसेस द प्रीवियस 10+2 एकेडमिक स्ट्रक्चर। एनईपी 2020 ने जो पिछला हमारा 10+2 का एकेडमिक स्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस करते हुए एक नया करिकुलर डिजाइन बनाया है। तो हमें बताना है कि वो नया स्ट्रक्चर क्या है। वो नया स्ट्रक्चर हमारा है 5+3+3+4। पहले 5 साल जो होंगे वो फाउंडेशनल स्टेज में आता है। फाउंडेशनल स्टेज पहले 5 साल, उसके बाद अगले 3 साल रहेगा प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज, उसके बाद मिडिल स्टेज आता है और सबसे लास्ट वाला स्टेज हमारा है सेकेंडरी स्टेज, जो कि क्लास 9 to 12 तक चलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यू 5+3+4 स्ट्रक्चर द फाउंडेशनल स्टेज कवर्स चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। फाउंडेशनल स्टेज जो है वो किस एज ग्रुप को कवर करता है। तो इसमें टोटल 4 स्टेज होती है। सबसे पहला है फाउंडेशनल, दूसरा प्रिपेटरी, तीसरा मिडिल स्टेज और चौथा जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। यही है 5+3+3+4। इसमें जो एज ग्रुप है वो रहेगा 3 से 8 साल और इनकी क्लास क्या रहेगी, आंगनवाड़ी से शुरू करेंगे और पहली से लेकर दूसरी तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रिपेटरी स्टेज में तीसरी से 5वीं क्लास के बच्चों तक का पढ़ाएंगे, 3 साल तक पढ़ाएंगे। उनकी एज ग्रुप रहेगी 9 से 11 साल। फिर उसके बाद है 6 to 8th क्लास को मिडिल स्टेज में पढ़ाएंगे, 3 साल तक पढ़ाएंगे। तो कितना एज ग्रुप हो जाएगा, 13 से 15। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेज जो है सेकेंडरी स्टेज, इसमें 9वीं से लेकर 12वीं बच्चों को पढ़ाएंगे 4 साल तक और इनका एज ग्रुप हो जाएगा 15 से 18। तो इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा फाउंडेशनल स्टेज का 3 से 8 साल। ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to NEP 2020, what percentage of child's cumulative brain development occurs prior to age 6? यानी 6 साल तक के बच्चों का कितना ब्रेन का विकास हो चुका होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी और 85%, यानी कि 85% से भी अधिक 6 साल तक के बच्चों के मस्तिष्क का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the policy aims to ensure that all children entering grade 1 are school ready by which year? यानी कि हमें बच्चों को स्कूल रेडी बनाना है, क्लास 1 के बच्चों को कौन से साल तक ये हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाना चाहिए। तो ये उसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2030 तक, यानी 2030 तक हमें ग्रेड 1 के लिए सभी बच्चों को स्कूल रेडी बना लेना है। कुछ बच्चे जो है वो क्लास 1 में नहीं पहुंच पाते हैं या फिर डरते हैं, स्कूल से उनको डर हो लग जाता है। इसीलिए हमारा सबसे पहला जो स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, उसको बनाया गया है ताकि बच्चों को उसमें खेल के माध्यम से, प्ले के माध्यम से उनको स्कूल के लिए रेडी किया जाए और ये हमारा उद्देश्य है 2030 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 8 years, which national framework will be developed by NCERT to guide their early education? यानी 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए एनसीईआरटी द्वारा उनकी प्रारंभिक शिक्षा का मार्गदर्शन करने हेतु कौन सा राष्ट्रीय ढांचा विकसित किया जाएगा। तो 3 to 8 years के बच्चे किस स्टेज में आते हैं, फाउंडेशनल स्टेज में आते हैं। फाउंडेशनल स्टेज, और इनको किस माध्यम से पढ़ाया जाएगा, प्ले के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इनकी जो पेडागोजी होगी मोस्टली प्ले पर बेस्ड होगी और इनकी जो एज ग्रुप हम लोग जान चुके हैं 3 to 8 years, और इनको आंगनवाड़ी से स्टार्ट करते हुए क्लास 1-2 तक में इनको पढ़ाया जाएगा। इसके लिए सही उत्तर है हमारा NCPFECCE। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इनके लिए जो फ्रेमवर्क बनेगा वो बनेगा नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 वर्ष की आयु से पहले कक्षा 1 से पहले बच्चों के लिए प्रिपरेटरी क्लास या चरण का नाम क्या है? यानी कि जो फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज में हम बच्चों को 3 से लेके 8 साल तक पढ़ाएंगे और पहली से दूसरी से पहले बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस जगह का नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है बाल वाटिका। क्या नाम रखा गया है? बाल वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। To support current Anganwadi workers with 10+2 qualification, NEP 2020 proposes a certificate program in ECCE of what duration? कहने का मतलब हुआ कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके पास 10+2 की क्वालिफिकेशन रहती है, तो एनईपी 2020 में उनको एक सर्टिफिकेट कोर्स करना है जिससे कि वो ईसीसीई का पढ़ा सके, यानी कि जो बच्चे बाल वाटिका में आएंगे उनको वो पढ़ा पाएंगी। तो उसके लिए उनको कितने महीने का कोर्स करना होगा? 6 महीने का कोर्स करना होगा उनको। कितने महीने का कोर्स? 6 महीने का कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईपी 2020 ने आइडेंटिफाई किया एक लर्निंग क्राइसिस को, जहां पर देखा गया कि जो ज्यादातर बच्चे हैं वो बेसिक टेक्स्ट को पढ़ नहीं पाते, यानी आसान किताबों को नहीं पढ़ पाते और सिंपल एडिशन नहीं कर पाते। देन व्हाट इज द नेम फॉर द मिशन लॉन्च टू सोल्व दिस? अब उस मिशन का क्या नाम है जो इस लर्निंग क्राइसिस को सोल्व करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, राष्ट्रीय आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच ईयर डज द पॉलिसी एम टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल जो है वो बच्चों को सिखाई जाएगी जिससे कि वो बेसिक टेक्स्ट पढ़ सके और मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो ये जो हमारा एम है वो कौन से साल तक पूरा हो जाना चाहिए? तो ये एम हमारा 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। कौन से साल तक? 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रिकमेंडेड पीपल टीचर रेशियो? पीपल टीचर रेशियो का मतलब हुआ कितने बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यानी बच्चे इज टू टीचर फॉर स्कूल्स इन सोशियो इकोनॉमिकली डिसवांटेज एरिया, जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र है, उसमें पीपल टीचर रेशियो कितना रहना चाहिए? तो ये हमारे पास रहना चाहिए अंडर 25:1, यानी 25 बच्चे होंगे तो उस पे एक टीचर कंपल्सरली होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की सार्वभौमिक पहुंच नहीं मिली है, यानी मान लेते हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, या फिर ऐसे बच्चे जो कि बेसिक ये आंगनबाड़ी वाली सुविधा, बाल वाटिका वाली सुविधा नहीं ले पाए हैं, तो एनसीईआरटी कितनी अवधि का खेल आधारित स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल विकसित करेगा? तो ये विकसित करेगा क्लास 3 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। क्वेश्चन क्या था कि ग्रेड 1 में जो पहुंच रहे हैं बच्चे और जो वो बाल वाटिका में नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए कितने महीने का कोर्स जो है एनसीईआरटी खेल आधारित लाएगा? तो वो जो होगा कोर्स वो 3 महीने का होगा। 3 महीने उनको प्ले वे मेथड से सिखाकर उसके बाद क्लास 1 में एंट्री दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है जोन 3 साइलेंट एक्सक्लूजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रॉप आउट रेफर टू चिल्ड्रन हु। यहाँ पे ड्रॉप आउट्स का मतलब हुआ ऐसे बच्चे जो स्कूल से बाहर हो जाते हैं या फिर बाहर रह जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 जोन बताए गए हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 में वो बच्चे आते हैं जो कभी भी स्कूल में एनरोल नहीं हुए, स्कूल में कभी भी पहुंचे नहीं। और जोन 2 में कौन से बच्चे आते हैं? जोन 2 में वो बच्चे आते हैं जो स्कूल में एनरोल तो हुए हैं पर किसी कारण से वो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, जो कि बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। और जोन 3 में कौन आते हैं? ऐसे बच्चे हैं अटेंड स्कूल बट डू नॉट बेनिफिट एंड आर एट रिस्क ऑफ लिविंग। स्कूल में जाते हैं लेकिन कभी लाभ नहीं उठा पाते और छोड़ने के जोखिम में होते हैं। पहले में कभी एनरोल नहीं हुए, दूसरे में एनरोल हुए लेकिन छोड़ गए, और तीसरे में है कि वो बच्चे जो कि रिस्क पे हैं स्कूल छोड़ने के और उनको कभी लाभ नहीं मिला। तो ये आपको याद रखना है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के साइलेंट एक्सक्लूजन। ये क्वेश्चंस कई बार पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is the target year to achieve 100% gross enrollment ratio from preschool to secondary level? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या हुआ, यानी कि जितने बच्चे नेक्स्ट क्लास में एनरोल हुए उतने ही बच्चे उसी एज के उस क्लास में होने चाहिए, पहुंचने चाहिए। तो ये हमारा टारगेट जो है कौन से साल का है, 2030 तक का हमारा ये टारगेट है, ईयर 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, to provide multiple pathways to learning, which organization's program will be expanded to offer ABC levels equivalent to grade 3, 5 और 8? यानी कि अधिगम के लिए अनेक मार्ग प्रदान करने हेतु किस संगठन के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा ताकि कक्षा 3, 5, 8 के समकक्ष ए, बी और सी स्तर प्रदान किया जा सके? ये होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS। यानी इनको क्लास 3 के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, 5 के लिए मिलेगा और 8वीं के लिए भी मिलेगा सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यू 5+3+3+4 स्ट्रक्चर द सेकेंडरी स्टेज कंसिस्ट ऑफ विच क्लासेस? सेकेंडरी स्टेज में कौन सी क्लासेस आती हैं? तो अभी मैंने बताया सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज आएगा, बाल वाटिका से सेकंड क्लास तक। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3 से 5 होगा। उसके बाद हमारा मिडल स्टेज होगा जो कि क्लास 6 to 8, और लास्ट जो हमारा है सेकेंडरी स्टेज जो होगा 9 to 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लासेस 9 to 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडल स्टेज क्लास 6 to 8 ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ। क्लास 6 to 8 जो है वो किससे रिलेटेड है? इसमें प्ले बेस्ड लर्निंग से नहीं, ये आता है आपका फाउंडेशनल स्टेज में। उसके बाद है सब्जेक्ट टीचर्स फॉर लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि सब्जेक्ट का जो ज्ञान होगा वो किस माध्यम से दिया जाएगा, अमूर्त अवधारणाओं से, यानी जिनको छू कर महसूस किया जा सके, अमूर्त अवधारणाओं से। स्पेशलाइज्ड वोकेशनल स्ट्रीम कब शुरू होता है, 9वीं से स्टार्ट होगा, 9वीं से 12वीं। नो एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट टीचर्स फॉर लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 में जो पाठचर्या है और शिक्षण पद्धति सुधार का मुख्य जोर क्या है? गृह कार्य बढ़ाना नहीं, टू मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग टूवर्ड्स लर्निंग हाउ टू लर्न। यस, ये बिल्कुल ठीक है, रटने से हटकर कैसे सीखे पर ध्यान केंद्रित करता है NEP 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग द कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम विल बी। क्रिटिकल थिंकिंग को जगह देने के लिए हमें स्कूल के करिकुलम के साथ क्या बदलाव करना होगा? इसको बढ़ाना होगा और अधिक फैक्ट के लिए नहीं, इसमें रिड्यूस टू इट्स कोर एसेंशियल, इसको इसके मूल आवश्यक भाग तक सीमित किया जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि NCERT ने अपनी बुक्स को काफी रिड्यूस कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि NEP 2020 ने इसके ऊपर जोर दिया है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज्यादा महत्व देना है, ना कि ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को। तो आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से कि NCERT की नई किताबें जो हैं वो काफी रिड्यूस्ड फॉर्मेट में आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेडागोजिकल अप्रोच यूटिलाइजेस वेरियस फॉर्म ऑफ आर्ट एंड कल्चर एज द बेसिस ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट अक्रॉस सब्जेक्ट्स? कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण विभिन्न विषयों में अवधारणाओं को सीखने के लिए कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों का उपयोग करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्ट इंटीग्रेशन। अगर आप लोग PRT जनरल का भी अगर सिलेबस देखें जो KVS का है, तो उसमें भी एक टॉपिक आर्ट इंटीग्रेशन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन, यानी कि कोई कठोर विभाजन नहीं होगा किसके बीच में, मैथ्स और साइंस के बीच में नहीं, आर्ट्स एंड साइंस और करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखेंगे अभी तक जो स्ट्रक्चर चल रहा है कि 9वीं तक हम लोगों को साइंस मैथ दोनों पढ़ना होता है। उसके बाद जब 11वीं में जाते हैं तो यहाँ पे एक सेपरेशन हो जाता है, आर्ट्स के बच्चों के लिए अलग सब्जेक्ट होता है, साइंस के बच्चों के लिए अलग सब्जेक्ट और कॉमर्स के बच्चों के लिए अलग सब्जेक्ट। लेकिन इसमें अब क्या है, NEP 2020 में आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री ले लिया, उसके साथ साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे मैथ्स भी ले सकते हैं। तो हम लोगों को
कठोर विभाजन जो है वो नहीं करना है, किसमें, आर्ट्स और साइंस के करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बीच में। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, wherever possible the medium of instruction until at least grade 5 but preferably till grade 8 should be, यानी कहने का मतलब है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 या हो सके तो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। इंग्लिश होना चाहिए? नहीं। हिंदी होना चाहिए? नहीं। बिल्कुल होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, हाउ मैनी ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस लर्नड बाय ए स्टूडेंट मस्ट बी नेटिव टू इंडिया, यानी तीन भाषा सूत्र के अंतर्गत छात्र द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं में से कितनी भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए। एट लीस्ट टू, कम से कम दो होनी चाहिए भारत की भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which level will foreign languages like Korean, Japanese, French, German be offered for global knowledge, यानी कि वैश्विक ज्ञान के लिए विदेशी भाषाएं जैसे कि कोरियन, जापानी, फ्रेंच किस स्तर में प्रदान की जाएंगी। किस स्तर में प्रदान की जाएंगी? तो ये होगा सेकेंडरी स्टेज, यानी कौन सी क्लास से? 9th क्लास से ये आप लोगों को प्रदान की जाएंगी। 9th to 12th जो होता है वो हम लोग का सेकेंडरी स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी, इंडियन साइन लैंग्वेज क्या रहेगा? टोट ओनली इन स्पेशल स्कूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द कंट्री फॉर यूज बाय हियरिंग स्टूडेंट्स, या फिर रिप्लेस्ड बाय लोकल साइंस एंड ऑप्शनल लैंग्वेज फॉर नॉन डिसेबल स्टूडेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द कंट्री फॉर यूज बाय हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, यानी कि स्वर्ण बाधित छात्रों के उपयोग हेतु पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। Next question, at what stage will coding be introduced as a part of emphasis on mathematical thinking? आज के टाइम में जो AI है, इंटेलिजेंस है, उसके लिए कोडिंग बहुत आवश्यक है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि NEP 2020 में कोडिंग को भी जगह दी गई है। तो ये क्वेश्चन है, गणितीय चिंतन पर जोर देने के लिए कोडिंग किस स्तर पर शुरू की जाएगी। आपको बताना है कि कौन से स्तर से शुरू किया जाएगा। तो ये आपका मिडिल स्टेज से ही शुरू हो जाएगा कोडिंग। और मिडिल स्टेज आपका कौन सी क्लास के लिए है? ये आपका 6 to 8 क्लास के लिए है मिडिल स्टेज। सेकेंडरी हमारा 9 to 12 है। फाउंडेशनल जो है बाल वाटिका से लेके क्लास 1-2 के लिए है। और प्रिपरेटरी स्टेज है क्लास 3 to 5 के लिए। तो कोडिंग हम लोगों के पास आ जाएगी 6 to 8 क्लास में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the 10-day बैगलेस पीरियड इंटेंडेड फॉर ग्रेड 6 to 8? बैगलेस पीरियड का मतलब हुआ ऐसे दिन जिसमें बच्चे जो है बिना बैग के जाएंगे, यानी कि हमें एजुकेशन को बर्डन नहीं बनाना है। ऐसी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए जो कि किताबों से बाहर की भी हो। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समर वेकेशन? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। इंटर्नशिप विद लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स, कारपेंटरिंग, गार्डनिंग, यस बिल्कुल यही उद्देश्य है। स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ईगिरी, बागवानी आदि के साथ इंटर्नशिप करवाना इनको 10 दिन बैगलेस डे के दौरान होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नॉलेज ऑफ इंडिया इन द करिकुलम इंक्लूड्स, इस करिकुलम में जो है नॉलेज ऑफ इंडिया का उपयोग किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज ऑफ इंडिया का मतलब क्या होगा? एंशियंट एंड मॉडर्न कंट्रीब्यूशंस इंक्लूडिंग ट्राइबल एंड इंडिजिनस नॉलेज, प्राचीन और आधुनिक योगदान जिसमें जनजातीय और स्वदेशी ज्ञान भी शामिल है। नॉलेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंश्योर द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट स्कूल टेक्स्ट बुक्स विल आइडली बी प्रोवाइडेड एट, हमें न्यूनतम संभव लागत सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें आदर्श रूप से प्रदान की जाएंगी बाजार मूल्य पर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रिंटिंग, यानी कि जितने में वो छपी हैं उतने में ही आप लोगों को प्रदान की जाएंगी, या फिर फ्री फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स, या सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए भी फ्री देंगे, या 50% डिस्काउंट पे। तो जी जितने की वो कॉस्ट होगी छापने की उतने रुपए में ही बच्चों को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स विल बी रीडिजाइंड इनटू ए होलिस्टिक 360 डिग्री रिपोर्ट that includes,
यानी कि अब बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसको एक समग्र रूप से बनाया जाएगा, जो कि 360 डिग्री बच्चों के जो भी असेसमेंट होगा उस तरीके से करेगा। तो इसमें क्या शामिल होगा? सिर्फ मार्क्स होंगे? नहीं। टीचर असेसमेंट होंगे? ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेल्फ असेसमेंट, खुद के द्वारा असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सहपाठियों के द्वारा असेसमेंट, एंड प्रोग्रेस इन कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो असेसमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड प्रोग्रेस इन कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए विद्यार्थियों को एक शैक्षणिक वर्ष में बोर्ड परीक्षा कितनी बार देने की अनुमति होगी? अभी तक तो सिर्फ एक ही बार ही अनुमति होती है। तो उस पे क्या होता है, लास्ट में जब बच्चे जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर काफी अधिक हो जाता है। इसीलिए अब एनईपी 2020 दो बार जो है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा दो बार मौका देगा, एक बार मुख्य और एक बार सुधार हेतु। तो अप टू 2 ओकेजन्स, 1 मेन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of new National Assessment Center proposed by a standard setting body? यानी कि जो एक नया असेसमेंट मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है परख। परख, क्या नाम रखा गया है? परख। इसका भी फुल फॉर्म होता है, मैं अभी बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म है परख का परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस of knowledge for holistic development। परख का फुल फॉर्म हो गया परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कितना अच्छा मीनिंग है इसका, परख। परख जो है हिंदी में जो मीनिंग देता है, सेम मीनिंग जो है इंग्लिश में लिया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स बीएड प्रोग्राम्स में अलाउ स्पेशलाइजेशन इन। अब जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए भी बीएड में अलग से एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, और इसका क्या नाम रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये एक कोर्स होगा बीएड में। कहाँ पे कोर्स होगा? बीएड में कोर्स होगा, और किन के लिए होगा? फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। By which year will the 4-year integrated B.Ed become the minimum degree qualification for teaching? कौन से साल से 4 वर्षीय एकीकृत बीएड जो शिक्षण होगा वो न्यूनतम योग्यता होगी टीचर बनने की? कौन से साल से हो जाएगा? ये साल हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Teacher will be expected to participate in how many hours of continuous professional development every year? यानी कहने का मतलब है कि टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी हर साल। हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो ट्रेनिंग कितने घंटे की होनी चाहिए, कितने आवर्स की होनी चाहिए मिनिमम? तो ये उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कम से कम 50 घंटों की। मान लीजिए एक दिन 5 घंटे करते हैं तो उनको 10 दिन में वो ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के बार बार स्थानांतरण की हानिकारक प्रथा को रोकने के लिए नीति के लिए अनुसार अत्यधिक स्थानांतरण को, यानी कि जो टीचर्स का ट्रांसफर हो जाता है बार बार इधर से उधर, उसकी वजह से जो है बच्चों के पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उसको रिगार्डिंग इसमें एनईपी में क्या लिखा गया है कि जी, ये लिखा है, इसका सही उत्तर है होल्टेड टू एंश्योर कंटिन्यूटी फॉर स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु रोका जाएगा। यानी जो टीचर्स के ट्रांसफर बार बार इधर से उधर हो जाते हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। अब देखेंगे कि केवीएस इसको कैसे डील करता है, या फिर वो क्या करता है टीचर्स के ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जेंडर इंक्लूजन फंड इज एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर एक फंड बनाया गया है जेंडर इंक्लूजन फंड, किस लिए? इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये किसके लिए बनाया गया है? ओनली गर्ल्स इन अर्बन एरियाज, ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, फीमेल टीचर्स ओनली, फैमिलीज विद ओनली
डॉटर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसजेंडर स्टूडेंट जो है उनको भी एनईपी 2020 में इंक्लूड किया गया है, अलग से एक सेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन्स विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एजुकेशनली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप विल बी डिक्लेयर्ड एज, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह है उनके लिए कौन सा, मतलब उनके लिए क्षेत्र को कैसा घोषित किया जाएगा। उनको घोषित किया जाएगा स्पेशल एजुकेशनल जोन्स, स्पेशल एजुकेशन जोन्स यानी विशेष शिक्षा क्षेत्र उनको घोषित किया जाएगा और उसके बाद जो भी जरूरी कदम होंगे उनको उठाया जाएगा उन बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, For children with severe and profound disability who cannot go to school NEP 2020 promotes, यानी कि ऐसे बच्चे जो काफी ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित है अपनी दिव्यांगता से, तो और वो बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, तो उनके लिए क्या प्रावधान है। नो एजुकेशन, कोई शिक्षा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। होम बेस्ड एजुकेशन, क्या है, होम बेस्ड, उनके घर पर ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है छोटे विद्यालयों या फिर जिनमें कम विद्यार्थी हैं के अलगाव को दूर करने हेतु नीति विद्यालयों को किसमें समूहित करने का प्रस्ताव करती है। यानी जहां पे कम स्टूडेंट हैं या फिर छोटे स्कूल है वो कहीं छूट ना जाए, उसके लिए उनको किस समूह में जोड़ना है। तो उनको जोड़ना है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में या फिर क्लस्टर्स में, या हमारे पास आज के टाइम पे जो CRC है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, उनके साथ उनको जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the independent body to set up by states to ensure minimal professional and quality standards is called, न्यूनतम पेशेवर और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित स्वतंत्र निकाय को क्या कहा गया है। उनको क्या कहा गया है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, SSSA, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण, SSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये क्या है, द इंडिपेंडेंट बॉडी टू सेट अप बाय states to ensure minimal professional and quality standards. Next question है the Department of School Education will be responsible for overall policy making but not be involved in, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग के लिए, लेकिन उसको किस चीज का राइट्स नहीं रहेगा। फाइनेंसिंग के लिए ये राइट रहेगा इसके पास, प्रोविजन एंड ऑपरेशन ऑफ स्कूल्स और रेगुलेशंस, ये वाला राइट उसके पास नहीं रहेगा। प्रोविजन एंड ऑपरेशन ऑफ स्कूल रेगुलेशन, करिकुलम डिजाइन कर सकता है, शिक्षण भर्ती कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्वे विल बी कंडक्टेड बाय परख फॉर ए पीरियोडिक हेल्थ चेकअप ऑफ द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम की हेल्थ को चेक करने के लिए, यहाँ पे बात बच्चों की हेल्थ की नहीं हो रही है, ये पता लगाएगा परख कि भैया ये बताओ कि आपका स्कूल जो है या फिर एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा चल रहा है। उसके लिए ये एक चेकअप करेगा, उस चेकअप का नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और ये कैसे करेगा, बच्चों के एजुकेशन लेवल को चेक करेगा, उसके बाद क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या पॉलिसी बनाई है स्कूल ने, ये सब चेक करके ये हेल्थ चेकअप करेंगे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, to foster internationalization at home, India will be promoted as a global study destination providing education at, घर पर अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत को वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी अफोर्डेबल कोस्ट, बी अफोर्डेबल कोस्ट, यानी कि इंटरनलाइजेशन एट होम, इसको प्रमोट करने के लिए जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए अफोर्डेबल कोस्ट की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक विद्या क्या है, लोक विद्या क्या है हम लोगों की, लोक विद्या इंपोर्टेंट वोकेशनल नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान, यही है लोक विद्या। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 2025 at least what percentage of learners shall have exposure to vocational education, आप लोग ध्यान देंगे कि NEP 2020 में वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। क्यों, क्योंकि बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद वो एक अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं होता।
वे अपने बुक्स के नॉलेज को एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करने में बिल्कुल फेल रहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कितने पीएचडी, कितने ग्रेजुएट्स वो जब जाते हैं असली फील्ड में तो उनको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है, बाय 2025 एटलीस्ट 4% ऑफ लर्नर्स शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 50% तक के जो बच्चे होंगे, मतलब आधे बच्चे जो हमारे हैं, उनको 2025 तक वोकेशनल एजुकेशन का नॉलेज दे देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which autonomous body will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology। यानी वो कौन सी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा। तो वो कौन सा होगा हम लोगों का, वो होगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ये बनाया जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। और ये क्या प्रोवाइड कराएगा हम लोगों को, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। किस चीज के लिए, एजुकेशन में हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोवाइड द डिजिटल डिवाइड विच मास मीडिया विल बी एक्सटेंसिवली यूज फॉर एजुकेशनल टेलीकास्ट। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है ऐसे, मतलब अंतर उन लोगों में जो कि डिजिटल डिवाइसेस के दौर में पैदा हुए या फिर उनका उपयोग कर रहे हैं, वर्सेस ऐसे लोग जो कि डिजिटल डिवाइसेस से काफी दूर है। अगर एग्जांपल के रूप में ले तो एक दिल्ली में शहर में रहने वाला बच्चा टैबलेट के बारे में जानता है, मोबाइल के बारे में जानता है, एप्स के बारे में जानता है, गेम्स के बारे में जानता है, लेकिन एक बच्चा जो गांव में रहता है वो उसके बारे में नहीं जानता। इसी के बीच के अंतर को हम लोग डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो इसे कौन कम कर सकता है, टेलीविजन, रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो। Next question, the Ministry of Human Resource Development is redesigned under NEP 2020 as Ministry of Human Resource Development का नाम चेंज करके हम लोगों ने क्या रख दिया है, Ministry of Education। क्या रहेगा, Ministry of Education। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी एनविजन्स इंक्रीजिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी। यानी कि जो एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा या फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होना चाहिए हमारे जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो होना चाहिए 6%, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क, एडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क विल बी डेवलप्ड बाय विच बॉडी। यानी वयस्क शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचा किस बॉडी के द्वारा बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा हमारा अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की तरफ से ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी होगी, उसी के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये थे हमारे एनईपी 2020 से रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चंस, और ये इनफ है एनईपी 2020 जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, क्वेश्चंस को समझ लेंगे। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम एमसीक्यू मंत्रा से और मैं हूं सतीश राजपूत। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे एमसीक्यू मंत्रा 1 चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते रहेंगे, हम लोग ऐसी ही वीडियोस बनाते रहेंगे और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं पीआरटी के उनको विद इन हम लोग 4 to 5 डेज में कवर कर लेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।